हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है संसद सदस्यों की योग्यता, कि किसी भी संसद सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं क्या जरूरी होनी चाहिए, कौन संसद सदस्य बन सकता है। इसमें हम एक एक करके देखें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए। जो हमारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है वे सारी चीजें भी उसमें शामिल होनी चाहिए। इसमें आगे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है हमारे संसद के। इसमें राज्यसभा में न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष है, और इसमें कितनी है, 25 वर्ष है। आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि राज्यसभा में मिनिमम एज ग्रुप क्या है, 30 वर्ष का रखा गया है। लोकसभा में कितना रखा गया है, 25 वर्ष रखा गया है। इससे कम उम्र का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा में 30 वर्ष से कम का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें अगली शर्त है, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि उचित मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर इसमें और भी बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे इलेक्शन लिस्ट में उसका नंबर है या नहीं, बहुत सारी सीटें, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। उसमें लगातार संशोधन भी होते जा रहे हैं कि कौन सी शर्तें होनी चाहिए और कौन सी शर्तें नहीं होनी चाहिए। हमें मोटा मोटा बस ये ध्यान रखना है कि संसद सदस्यों की कोई 4 अगर कंडीशंस मांग रहा है तो ये 4 कंडीशंस हमें सीधी सीधी नजर आती हैं। इसमें राज्यसभा में एज ग्रुप 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, भारत का नागरिक उचित मानसिक स्थिति वाला होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे काम की चीज है कि यदि कोई अनपढ़ भी हो, पढ़ा लिखा भी नहीं हो, तब भी वह भारत की संसद का सदस्य बन सकता है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हमारे यहाँ संसद के जो सदस्य बनते हैं उन्हें एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको ये याद रखना चाहिए। हिंदी में इन्हें सांसद महोदय कहते हैं। संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। अंग्रेजी में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, किसी भी प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप स्कूल गए या नहीं गए, इट डजंट मैटर। बस ये शर्तें आपको पता होनी चाहिए, ये शर्तें आप पूरी कर रहे हो। इसमें अगर हम आगे देखें तो राजस्थान में न्यूनतम शिक्षा कुछ चुनावों में लागू की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख चुनाव है सरपंच। हमारे यहाँ सरपंच का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह कौन सी क्लास है, 8वीं कक्षा है। आप सब लोगों ने 11 पास कर लिए हैं, इसका मतलब आप सरपंच बनने के योग्य कब हो जाएंगे, जब आपकी उम्र सरपंच के लायक हो जाएगी, 25 वर्ष के आप हो जाएंगे। और सरपंच की जो क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं उसमें एक क्राइटेरिया आपने फॉलो कर लिया है, कौन सा, 8वीं क्लास पास करने वाला। राजस्थान के आप नागरिक हैं ही, तो नागरिकता तो आपके पास ऑलरेडी ही है। इसमें हम आगे देखें तो इसमें नेक्स्ट आता है योग्यता में ही कि यदि कोई व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव लड़ता है, यदि कोई व्यक्ति
संसद का चुनाव कितनी जगह से लड़ लेता है? 2 जगह से, 2 सीटों से लड़ लेता है। तो 1 माह के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? 1 सीट को छोड़ना पड़ेगा। 2 जगह से यदि चुनाव लड़ते हैं, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक तो अमेठी से, यूपी में है, एक है वायनाड, ये कहां है? केरला से है। आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि यदि कोई सांसद का चुनाव कितनी जगह से लड़ लेता है? 2 जगह से लड़ लेता है। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है एक व्यक्ति, मैक्सिमम 2 ही सीटें हैं। 2 सीटों से वो एक आदमी लड़ सकता है। यदि दोनों जगह से वो जीत कर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर ही ये सीट उसको छोड़नी पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी जी ने 2 सीटों से लड़ा, अमेठी से और वायनाड केरल से। प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में 2014 वाले चुनाव में दोनों सीटों से लड़े और दोनों ही जीते। यहाँ राहुल गांधी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, जो इनकी परंपरागत परिवार की जो सीट थी, वो हार गए थे और इनको हराने वाले हमारे यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इनको हराया था। तो दोनों में से 1 सीट इनको छोड़नी पड़ेगी। अभी माननीय राहुल गांधी जी जो प्रधान सांसद हैं, वो कहां से हैं? केरल से ही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो कहां से हैं? अभी वाराणसी से सांसद हैं। इसमें अगर हम देखें तो 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। कब आई थी ये? 85 में आई थी। हमने दल बदल बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, ज्यादा लंबा चौड़ा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है। तो कौन सी है? 10वीं है। कब आई थी? 1985 में ये आई थी। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, 8 अनुसूची तो कहां थी? हमारे मूल संविधान में ही थी। 9वीं कब आई? 1951 में। और ये कौन सी थी? जमींदारी उन्मूलन। 9वीं कौन सी थी? जमींदारी उन्मूलन। आप जानते हैं वे किसान जो खेती कर रहे थे उन्हीं मालिकाना हक दे दिया गया था। कौन सी अनुसूची के तहत? 9वीं अनुसूची के तहत। कब आई थी? 1951। पहला संविधान संशोधन यही था। आपको पता होगा कि राजा महाराजा या उच्च लोगों के नाम जमीनें थी, मजदूरी किसान करता था, तो इन्हीं किसानों के नाम जो खेती करते थे उनके नाम जमीन ट्रांसफर हो गई थी। ये पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन से संबंधित 1951 में थी। 10वीं मैंने आपको बताई दी, ये वाली। 11वीं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 1993। और 12वीं 74वां नगर निकाय यानी कि शहरी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ये भी 93 में ही है। तो ऐसे करके 4 अनुसूचियां हमने और जोड़ दी। चारों ही आपको याद रखनी है। 2 आपके सिलेबस में पहले थी, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। 8 तो हमारे मूल संविधान में थी। 9वीं किससे संबंधित है? जमींदार उन्मूलन से है, नियोजन के टाइम काम आएगी। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं 73वां 74वां संविधान संशोधन 11-12 में स्पष्ट कर दिया गया है। अब दल बदल क्या है? दल बदल का मतलब है प्रत्येक दल के लिए क्या बनाए गए हैं? अलग अलग नियम हैं, और इन नियमों के विरुद्ध जाकर कोई दल छोड़ता है या लालच में आकर किसी और को ज्वाइन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। इसमें एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, आया राम गया राम। आया राम गया राम का कथन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित ये वाक्य है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है।
कि आयाराम गयाराम का कथन स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन किससे संबंधित है? दल बदल से ही संबंधित है। दल बदल कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल के नियम ज्यादातर सदन के जितने भी फाइनल डिसीजन है वो कौन लेते हैं? अध्यक्ष ही लेते हैं। और अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला साहब हैं, राजस्थान कोटा से हमारे यहाँ के सांसद हैं। और अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा की कॉमन बैठक भी अगर होगी तो अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी ही रहेंगे। इसमें हम आगे देखें तो एमपीज को जो शपथ दिलाता है वो कौन है? राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि। राष्ट्रपति खुद भी हो सकते हैं और उसके द्वारा भेजे हुए कोई प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ एक शब्द और आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर या यूं कहें अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए 2014 में 15वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी और इससे पहले 15वीं लोकसभा थी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष तब तक रहेंगे जब तक नया अध्यक्ष ना आ जाए। ये आपको थोड़ा सा जोर देके समझना होगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में चली गई, सरकार हट गई, प्रधानमंत्री जी हट गए, सभी सांसद जो हार के गए थे वो सारे बाहर हो गए। जीतने वाले सांसद सभी लोकसभा में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में जो पुराना अध्यक्ष था मनमोहन सिंह जी के टाइम का, वो अध्यक्ष कंटिन्यू ही रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाता, नया अध्यक्ष नहीं आ जाता है। ये इस तरीके से ही चलता है, यानी कि नया अध्यक्ष तक पुराना ही रहेगा, चाहे सरकार बदल जाए, चाहे मंत्री बदल जाए, चाहे पूरे सांसद बदल जाए। अब इतनी जल्दी तो नया अध्यक्ष चुना नहीं जा सकता, इसीलिए एज ग्रुप का फैक्टर देखा जाता है। उम्र के हिसाब से जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा उसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, जो सभी को शपथ दिलाने का काम करता है। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक वो पद पर रहता है। उस अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। फिर से देखना, ऐसा सिस्टम है जिसमें पुरानी सरकार जब चली जाती है, नई सरकार जब आ रही होती है तो उसमें कॉमन कौन रहता है? अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष पुरानी सरकार का तब तक बना रहता है जब तक नई सरकार नहीं आ जाती। सरकार जा चुकी है, नई सरकार आ गई है, लोकसभा का नया सत्र भी शुरू होने वाला है, सारे सांसद आ गए हैं, मोदी जी भी आ गए हैं, 16वीं लोकसभा की बात करें। लेकिन अभी भी अध्यक्ष कौन से हैं? पुराने वाले मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट वाले ही हैं, क्योंकि अभी चुनाव किसका नहीं हुआ है? प्रोटेम स्पीकर का नहीं हुआ है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। इसके लिए क्या परंपरा है कि जो उम्र में सबसे सीनियर होंगे उन्हें हम क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखना है। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनेंगे। किसमें से चुन लेंगे? अपने में से ही चुनेंगे। एक तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनेंगे? लोकसभा के सदस्य खुद चुनेंगे और अपने में से ही चुनेंगे। तो यहाँ दो बातें अपने क्लियर हो गई कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा खुद। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति जो उनका प्रतिनिधित्व उनकी जगह कर रहा हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये सवाल आता है, संसद के सत्र को स्पष्ट कीजिए। बहुत ध्यान से देखना है, एज इट इज आपको याद रखना है। आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख है। संसद सत्र का उल्लेख आर्टिकल 85 में किया गया है। और ये सत्र कितने हैं? 3 सत्र हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है बजट सत्र,
दूसरा है मानसून और तीसरा है शीतकालीन। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, सितंबर जुलाई मानसून और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब ये 3 सत्र तो महत्वपूर्ण हो ही गए, इसमें बजट सत्र 2 बार आता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपके काम की चीज तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी सवाल है। कौन सा सत्र ऐसा है जो 2 बार आता है? कौन सा आता है? बजट सत्र आता है। इसमें एक बार बजट पेश कर दिया जाता है, बाद में इसका दूसरा सत्र जब बुलाया जाता है तो उसमें समीक्षा होती है, क्या अचीवमेंट रहा, क्या कमियां रही, सारी चीजों पर डिस्कस होता है। वो तो एक सत्र 2 बार बुलाया जाता है, वो कौन सा है? बजट सत्र है। आपको ये ध्यान में रखना है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर जा चुका है। शीतकालीन सत्र अभी अभी कोरोना की वजह से इसमें विशेष चीजें रखी गई थी। अब अपने को 2 बातें यहां पर और देखनी है बहुत अच्छे से। पहली, स्थगित और सत्रावसान। सत्रावसान को ऐसे भी देख सकते हैं, सत्र का अंत। इसे हम क्या कहेंगे? सत्रावसान कहेंगे। आपको ध्यान रखना है, सत्र बुलाने, आहूत करने या यूं कहें रिक्वेस्ट करने की बात उचित समय में। आप जानते हैं राष्ट्रपति महोदय सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी और उसका मंत्री परिषद। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो सत्र बुलाएंगे उस सत्र को कार्यपालिका की अनुशंसा पर ही बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति महोदय पहले सत्र को या यूं कहें किसी और सत्र को भी यदि बुलाते हैं तो वो उचित समय के अनुसार, यानी कि राय किसकी होगी? सरकार की ही होगी। समय तो है ही है, इसमें आगे पीछे उचित अनुचित जो भी देखना है वो किसको देखना है? राष्ट्रपति जी महोदय को देखना है। तो सत्र आहूत करना आ जाए, सत्र बुलाना आ जाए, दोनों ही अधिकार किसके हैं? राष्ट्रपति महोदय साहब के हैं। अब यहां आपको ये 2 शब्द देखने हैं। स्थगित क्या होता है? स्थगित करने का काम सभा अध्यक्ष का है। वर्तमान में कौन है? श्रीमान ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी हैं और ये कहां के हैं? कोटा राजस्थान से क्या है? सांसद हैं। ये क्या है? हमारे लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। तो डेली की जो कार्रवाई चल रही है, जैसे 11 बजे हमारा संसद शुरू हुआ, किसी मुद्दे पर 12:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के पास बहुत हंगामा हो गया, तो संसद को स्थगित यानी कि कुछ समय के लिए रोकना, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, वो कार्य किसका है? ओम बिरला जी का है। डेली विशेष का रूटीन का जो डिसिप्लिन है वो कौन देख रहे हैं? ओम बिरला जी देख रहे हैं। लेकिन सत्र की शुरुआत करना और सत्र का अंत करना ये किसका अधिकार है? राष्ट्रपति जी का अधिकार है। तो सत्रावसान का सवाल आ जाए तो राष्ट्रपति महोदय, और स्थगित की बात आए तो अध्यक्ष काम करेंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहला जो सत्र होता है, जब नई लोकसभा आती है उसका जो पहला सत्र होता है उसमें प्रथम अभिभाषण या यूं कहें फर्स्ट वाला जो सबको संबोधित करने का काम है वो किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है। ये प्रत्येक साल के पहले सत्र में संबोधित राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसमें पूरे साल में क्या प्लानिंग सरकार की है, सरकार क्या करने वाली है, सरकार की योजनाएं कैसी हैं, सरकार का नया विजन क्या है, ये राष्ट्रपति अपने भाषण में सरकार के द्वारा जो प्रेषित किया जाता है उसको पढ़कर सुनाते हैं। आम बोलचाल में इसकी कुछ लाइनें पढ़ ली जाती हैं, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उसे ही पूरा मान लिया जाता है, क्योंकि इसकी कॉपी सब सांसदों को पहले ही दे दी जा चुकी होती है। तो ये हमारे सत्र से संबंधित होता है कंप्लीट। सवाल क्या क्या बने? सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि। संसद के सत्र का उल्लेख कौन से में है? आर्टिकल 85। सत्र कितने हैं? 3। बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। आपसे मंथ पूछ सकता है शीतकालीन सत्र कब चलता है? नवंबर, दिसंबर। और ये बाकी प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। स्थगित करने का कार्य किसका है? सभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। आपको ये नाम भी याद रखना है। सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और आहूत भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसमें हम आगे की बात करें तो अगला सवाल है कोरम या गणपूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने पहले से ही पूछ रखा है। कोरम या गणपूर्ति किसे कहा जाता है? तो इसका अर्थ हुआ वह सदस्य संख्या जिससे वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त हो सके। सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त हो सके क्या कहलाता है? कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। देसी अंदाज में कहें तो वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना बैठक संभव नहीं हो सकती क्या कहलाएगा? कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। गणपूर्ति शब्द हमें समझ में आता है, कोरम भी याद रखना है। ये दोनों में से एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना सदन की कार्रवाई संभव नहीं हो सकती, सदन चालू नहीं रह सकता। ये लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545 और वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त हो, और ये कितनी है? 1/10 है। तो इसमें तो कितने सदस्य चाहिए? 55। राज्यसभा में 245 और कितनी चाहिए? 25 सदस्य न्यूनतम चाहिए। अब सवाल क्या क्या बनेगा? कोरम या गणपूर्ति किसे कहा जाता है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की बैठक को, सदन की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त हो क्या कहलाता है? कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। यह सदस्य संख्या कितनी है? 1/10 है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है या इससे कम बैठक संभव नहीं हो सकती, तो 55, राज्यसभा में 25 और कुल सदस्यों का कितना परसेंट पूछा जाए तो 1/10% है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत है, तो कुल सदस्यों का 1/10 है। 1/10 से कम सदस्य अगर होंगे तो बैठक संभव नहीं हो सकती। राज्यसभा में यह सदस्य संख्या 25 है, लोकसभा में यह सदस्य संख्या 55 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरम गणपूर्ति आपको हर हाल में याद रहना ही चाहिए। बहुत बार ये सवाल रिपीट होता है। इसमें दो बातों पर फोकस देना है, न्यूनतम सदस्य संख्या और 1/10, यानी कि इनको यदि प्राप्त कर लेते हैं तो वह सदन को या उस बैठक को वैधता प्राप्त हो जाती है।